हेलो डियर। तो यहाँ पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, जितने भी सेकेंड ईयर के हैं, ठीक है, चाहे आपका पहले एग्ज़ाम है, चाहे आप एमपी में होंगे तो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। तो जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ कि MSN 1, ठीक है ना, MSN 1 जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग आज देखेंगे। कोई भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन या कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले शॉर्ट चीज़ें जो होता है, कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो पता होनी चाहिए, नहीं तो यही बाद में जो है सवाल खड़ा करता है कि ये क्या होता है। तो पहले उन सब चीज़ों को कुछ वीडियो में हम लोग समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में, डिफिनीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और साथ में नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आगे कंपटीशन वगैरह में काम देगा। तो चलिए, यह पहला वीडियो होने वाला है इम्पोर्टेंट टर्म्स का, MSN 1 है। इसी प्रकार से आपका जितने भी सब्जेक्ट है सबका हम लोग लाएंगे, और इस मंथ में दिसंबर में यही सब टर्म को हम लोग समझेंगे, और 25 में जो एक से है हम लोग कंटिन्यू शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। ये सब समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, वरना आपको बहुत सारे चीज़ जो है लॉन्ग शॉर्ट में नहीं समझ में आएगा। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले चीज़ें है, देख लीजिए, ओरल इन्फेक्शन। ओरल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि मुंह का संक्रमण, ठीक है। मुखीय अंगों में रोग कारक जीवों के प्रवेश करने के कारण संक्रमण होना। ओरल इन्फेक्शन का मतलब ही होता है कि मुंह का संक्रमण। अब मुंह का संक्रमण जो होता है, यह आपको मुखीय अंग है, जैसे जीभ हो गया, ठीक है, ओठ हो गया, मतलब जितने भी मुख में अंग हैं सभी को जो जीव होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, उसको प्रवेश करने के कारण जो संक्रमण होता है वही ओरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, मुंह का संक्रमण। ओके, आगे है पैरोटाइटिस, ठीक है। पैरोटाइटिस, पैराटाइटिस जो होता है यह क्या होता है, इसको बताना है। देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं, या फर्स्ट ईयर में जानते हैं तो ठीक है, मैं बता चुका हूँ, नहीं जानते तो एक बार बता देता हूँ। ये जो जितने भी आप लोग पैरोटाइटिस देखते हैं, यह इन्फ्लामेशन होता है। सॉरी, जितने भी आइटिस वाला आप लोग मैटर देखिएगा, लास्ट में जितने भी आइटिस लगा रहेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आगे भी देखिएगा, यह आइटिस बताता है इन्फ्लामेशन को। और इन्फ्लामेशन क्या होता है, प्रभावित अंग होता है, ठीक है। जिस भी अंग का इन्फ्लामेशन पूछेगा, जैसे पैरोटाइटिस है, ठीक है, आइटिस लास्ट में लगा है पैरोटाइटिस में, तो ये जो पैरोटाइटिस है यह पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, इसे पैरोटाइटिस कहते हैं। पैरोटिड जो ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब उसमें इन्फ्लामेशन कहने का मतलब है कि सूजन हो जाएगा, ठीक है, लालिमा हो जाएगा उस जगह पर, ठीक है ना, उस जगह पर जो है दर्द होगा, गर्माहट महसूस होगा उस जगह पर। तो यही सब इन्फ्लामेशन होता है, जिस भी ऑर्गेन में अगर इन्फ्लामेशन होगा यही सब चीज़ होता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन पैरोटाइटिस कहलाता है, समझ लीजिए, ठीक है। आगे ये सब ऑब्जेक्टिव में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। एस्टोमेटाइटिस, एस्टोमेटाइटिस क्या होता है, तो देखिए, एस्टोमेटाइटिस यह एस्टोमेक, जैसे बहुत लोग समझेंगे एस्टोमेक, ठीक है, एस्टोमेक से एस्टोमेटाइटिस समझ लेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं। लेकिन एस्टोमेटाइटिस जो होता है यह ओरल म्यूकोसा का, मुखीय म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। ओरल म्यूकोसा यानी मुंह का जो म्यूकोसा होता है उसका इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस आप लोग पढ़ते हैं। तो फेरेंजाइटिस कहीं ना कहीं यह फेरिंग्स से बना है, ठीक है। तो फेरिन में आइटिस लगा देने से यह फेरेंजाइटिस बन जाता है। और यह फेरिंग्स मतलब होता है क्या चीज़, ग्रसनी, ठीक है, इसका प्रदाह होना, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स फेरेंजाइटिस कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंगू, यानी जीभ का इन्फ्लामेशन या जीभ का संक्रमण, ठीक है। कहीं कहीं आपको जीभ का प्रदाह होना
या प्रदाह के जगह पर जीभ का संक्रमण भी लिख देगा तो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग होगा। समझ गए? चलिए, अब ये इन्फ्लामेशन किस कारण से होता है मैं बता देता हूँ। इन्फ्लामेशन या तो चोट के कारण हो सकता है, ठीक है, ट्रॉमा के कारण हो सकता है, या इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के मतलब सीधा समझिए प्रभावित स्थान। समझ गए? छठा है ट्रेकियोस्टोमी। अब ट्रेकियो और एस्टोमी, एस्टोमी मतलब क्या होता है? छिद्रन, ठीक है। एस्टोमी मतलब क्या होता है? छिद्र करना, ठीक है ना। और ट्रेकियो मतलब क्या होता है? जो ट्रेकिया होता है वायु नली, ठीक है ना, जहाँ से व्यक्ति जो है ट्रेकिया से क्या करता है आपको पता है, श्वास नली जिसे बोलते हैं। तो ट्रेकिया में छिद्र करना ही ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है। अब छिद्र क्यों किया जाता है देख लीजिए। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है। ट्रेकियोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो भी रोगी होता है उसके ट्रेकिया या श्वास नली में एक सर्जरी इंसिजन यानी चीरा लगाकर श्वसन यानी रिस्पायरेशन हेतु एक कृत्रिम मार्ग आर्टिफिशियल वे बनाया जाता है। यह प्रक्रिया ट्रेकियोस्टोमी कहलाती है। देखिए होता यह है, मान गए कोई व्यक्ति का मुंह में इन्फेक्शन, मुंह में जो है क्या चीज़ मतलब कुछ हुआ है, ठीक है मुंह का सर्जरी हुआ है, ठीक है, या फिर वह सही से सांस नहीं ले पा रहा है नॉर्मल तरीके से, तो उसको क्या किया जाता है कि गले के सामने ट्रेकिया, चूँकि गला वाला ही भाग जो है आपका अंदर ट्रेकिया रहता है, तो ट्रेकिया को श्वास नली बोलते हैं। तो गले के बाहर से एक चीरा लगाया जाता है सामने, गले के सामने, और ट्रेकिया के रिंग जो होता है, ठीक है, वलय जो होता है, जैसे मान गए ये ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया में जो है वलय होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी वलयों के बीच में छिद्र किया जाता है, ठीक है। छिद्र करके एक ट्रेकियो ट्यूब आता है, ठीक है, एक ट्यूब आता है, आर्टिफिशियल ट्यूब आता है, जो ट्यूब को इस छिद्र में लगा दिया जाता है और इसे जो है कस के क्या किया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, और उस ट्यूब के द्वारा जो है व्यक्ति अब श्वास जो है उस ले सकता है आराम से, ठीक है ना। तो यही ट्रेकियोस्टोमी होता है। समझ गए? यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। ट्रेकियोस्टोमी मतलब अभी मैंने बताया, इसकी ओपनिंग ट्रेकिया के तीसरी अथवा चौथी रिंग के बीच बनाई जाती है तथा इसका ओपनिंग में एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है। अभी मैंने बताया कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया में वलय रिंग होता है, ठीक है। इन रिंग के बीच में, तीसरे से चौथे रिंग के बीच में यह चीरा लगाकर इसमें एक ट्यूब डाला जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति श्वसन करता है, ठीक है। चलिए, सातवां है क्वेश्चन पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज क्या होता है समझिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी को विशेष स्थिति में रहकर शरीर की गुहाओं से तरल को गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बाहर निकाला जाता है। मान गए किसी को पेट में पानी भर गया, ठीक है, किसी को जो है प्लूरल कैविटी में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इन सब शरीर के किसी देख लीजिए, यह एक प्रोसीजर होता है। पोस्चुरल ड्रेनेज जो है यह एक प्रक्रिया है किसका? शरीर से जो तरल जमा है गुहा में, ठीक है ना, उसको एक विशेष पोजीशन में रहकर, विशेष तरीके के पोजीशन में रहकर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इस तरल जो इकट्ठा है बॉडी में तरल, चाहे वो पेट में हो चाहे वो आपका छाती में हो, इन सब को जो है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बाहर निकाला जाता है। तो यही पोस्चुरल ड्रेनेज होता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग देखते होइएगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल, सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं पेट से पानी निकालने के लिए, छाती से पानी निकालने के लिए, अगर इकट्ठा हो जाता है एक्स्ट्रा फ्लूइड तो। समझ गए? तो
सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, बड़ा सा सिरिंज लगा के खींचते हैं उसमें से, ठीक है ना। लेकिन पोस्चुरल ड्रेनेज क्या होता है, इसमें सिरिंज का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें जो भी रोगी होता है उसको एक विशेष तरीके के स्थिति दिया जाता है, पोजीशन दिया जाता है, और फिर उस पोजीशन में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जो है वह जो भी तरल है बाहर निकलता है। तो यही पोस्चुरल ड्रेनेज होता है, समझ गए। चलिए, आठवां है वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज। वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज क्या होता है, देख लीजिए। इस विधि द्वारा प्लूरल स्पेस में जमा असमान वायु तथा सिक्रेशन को बाहर निकाला जाता है। यह स्राव, रक्त, मवाद, पानी या अन्य कोई तरल हो सकता है, ठीक है। वायु के प्रवेश को पूर्णतः रोकने के लिए इस विधि में पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे जल अवशोधित निकास तंत्र वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है चेस्ट ड्रेनेज, तो ये चेस्ट ड्रेनेज है ना, तो ये सिर्फ चेस्ट के एरिए में ही इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ जो है छाती वाले एरिए में ही इकट्ठा द्रव के निकालने के लिए ही काम किया जाता है। वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज जो होता है इस विधि में प्लूरल स्पेस, अब चूंकि प्लूरल स्पेस आपके चेस्ट वाले एरिए में ही है, ठीक है ना, तो इसमें प्लूरल स्पेस में जो जमा असमान वायु होता है, मतलब समान से अधिक वायु भर जाता है, ठीक है, या फिर कुछ स्राव सिक्रेशन है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। अब यह जो स्राव हो सकता है वह रक्त हो सकता है, मवाद हो सकता है, पानी हो सकता है, या अन्य कोई तरल हो सकता है जो प्लूरल स्पेस में इकट्ठा है, उसको जो है बाहर निकाला जाता है इस विधि के द्वारा, ठीक है। वायु के प्रवेश को पूर्णतः रोकने के लिए इस विधि में पानी का उपयोग किया जाता है। अब जो ड्रेनेज करते हैं तो इससे बाहर का वायु अंदर नहीं चले जाए, तो इसके लिए इसमें पूरा पानी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे जो है वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। वाटर सील मतलब जल से सील कर दिया जाता है रास्ता को, जिससे जो बाहर का वायु है अंदर न जाए, ठीक है, और वो जो है वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज कहा जाता है, ठीक है। अब सीधा समझिए कि जो वायु का लीकेज है, बाहर वाला वायु अंदर ना जाए, तो इसके लिए उसमें जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज, बाकी ड्रेनेज का मतलब ही होता है कि निकास करना, ठीक है, से निकालना, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब है 9वां नंबर का है, ये भी बहुत अच्छा है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि रक्त का क्लॉट बनना, इकट्ठा होना, ठीक है। थ्रोम्बोसिस देख लीजिए, रक्त परिवहन के, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, रक्त परिवहन के किसी भी भाग में रक्त का थक्का बनना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है, जो कि रक्त के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। थ्रोम्बोसिस कहने का मतलब है जैसे ब्लड जो है, ब्लड नली के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा जो है प्रवाहित होता है ब्लड, ठीक है ना। अब मान गए किसी भी कारण से ब्लड का क्लॉट जो है इस रक्त परिवहन में, इस रक्त के वाहिका में कहीं भी ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया, समझ जाइए। अब ब्लड क्लॉट बन गया तो जो ब्लड का प्रवाह है इसमें रुकावट पैदा करेगा यह क्लॉटिंग, ठीक है। क्लॉटिंग तो रुकावट पैदा करेगा ना, तो यही थ्रोम्बोसिस होता है कि रक्त के वाहिकाओं में, रक्त के वाहिका के किसी भी भाग में ब्लड का क्लॉट बनना ही थ्रोम्बोसिस कहलाता है। और यह ब्लड के क्लॉट अगर बनता है, थ्रोम्बोसिस है, तो वह रक्त के प्रवाह में रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। जैसे मान गए हार्ट से कोई रक्त के वाहिका निकला, ठीक है, वाहिका निकला। अब हार्ट के वाहिका निकला, मान गए इस वाहिका में ब्लड कहीं पे जम गया, ठीक है, ब्लड का क्लॉट बन गया थोड़ा सा, तो अगर थोड़ा सा भी ब्लड का क्लॉट बन जाएगा तो आगे जो ब्लड भरपूर मात्रा में जाना चाहिए वो तो नहीं जाएगा, एक क्लॉट उसको रोकेगा, अवरुद्ध करेगा, प्रवाह में रुकावट पैदा करेगा, तो ब्लड आगे हल्का हल्का जाएगा, जिससे आगे बॉडी को ब्लड भरपूर नहीं मिल पाएगा,
तो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो यही थ्रोम्बोसिस होता है रक्त का थक्का बनना किसी भी रक्त वाहिका के भाग में। ठीक है ना। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी देखिए, एलर्जी क्या होता है? तो तीव्र ग्राहिता एक असामान्य स्थिति है। एलर्जी को तीव्र ग्राहिता कहते हैं। यह एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें बॉडी टिश्यू किसी बाहरी चीज़ों से बाहरी एलर्जन के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। सामान्यतः टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को ही तीव्र ग्राहिता कहा जाता है। देखिए होता क्या है, मान गए बहुत लोगों को धूल से एलर्जी रहता है, बहुत लोगों को जो है अलग अलग चीज़ों से एलर्जी रहता है। ठीक है ना। बहुत लोगों को प्रकाश से आदमी को भी एलर्जी रहता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी है तो कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के संपर्क में आने से उसको रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन प्रतिक्रिया दर्शा रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आदमी अगर किसी आदमी से किसी को अगर नहीं पट रहा है मतलब उससे उसको एक प्रकार का एलर्जी ही है, मतलब वह रिएक्ट कर रहा है, प्रतिक्रिया दर्शा रहा है कि हमको इससे नहीं बनता है, एलर्जी है। ठीक है ना। या आपको मान गए धूल से एलर्जी है, धूल वाला जगह में जाते ही आपको जो है खांसी सर्दी आप खांसने लगते हैं, आपको अलग तरीके से मन कर मतलब धूल वाला एरिया में जाते ही आपके बॉडी का जो रिएक्शन है वह जो है काफ़ी हाइपर हो जाता है और वही एलर्जी होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपका शरीर का ऊतक जो है प्रतिक्रिया दर्शाने लगे, रिएक्ट करने लगे और वह रिएक्ट ओवर हाइपर हो जाए तो वही जो है एलर्जी होता है। समझ गए। चलिए हो गया। 11 है एनल फेस्टुला। एनल फेस्टुला कहने का मतलब है, इसका सीधा सीधा मीनिंग समझ लीजिए, बहुत बार आप पढ़ेंगे। फेस्टुला कहने का मतलब होता है असमान रास्ता बनाना, असमान ओपनिंग होना। जैसे मान गए यह ब्लड के नली है। ठीक है, ये ब्लड के नली है, समझ गए। अब ये दूसरा ब्लड के नली जो है यहाँ आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, ओपनिंग कर लेगा। ठीक है, इसमें तो यही जो जुड़ाव है, यही कम्युनिकेशन है, यहाँ पे जो दोनों का साथ कम्युनिकेशन हो रहा है यही फिस्टुला कहलाता है। सीधा तौर पे समझिए, जैसे एक रास्ता ए है, ठीक है, और दूसरा रास्ता जो है यहाँ आके ए मिल गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों आपस में जो मिल गया, कम्युनिकेशन हो गया, यही फिस्टुला कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी में क्या होता है मैं बता दूं, अंदर ही अंदर ये फिस्टुला अगर किसी को होता है, आप लोग सुनते होइएगा, फिस्टुला जो होता है तो बॉडी के अंदर ही अंदर जो है एक नली के तौर पर अलग जो है क्या करता है, रास्ता बना लेता है और एक दूसरे को कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो यही जो है आपका फिस्टुला होता है, असमान जुड़ाव। ठीक है, असमान जो है ओपनिंग या कम्युनिकेशन होना, समझ गए। तो ये चीज़ें को समझ लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 12 है एनल फिशर के मतलब होता है दरार पड़ना, फटना। ठीक है, तो एनल फिशर होता है, तो एनल फिशर कहने का मतलब है कि जो आपका मल द्वार होता है, उस मल द्वार के रास्ते पर बहुत लोग को क्रैक आ जाता है, चीरा सा लग जाता है, जिसके कारण उनको ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो यही फिशर जो है क्रैक पड़ना, दरार पड़ना ही जो है फिशर कहलाता है। अब जिस भी जगह पर अगर एनल मल द्वार वाले रास्ते पर अगर दरार पड़ रहा है तो ये एनल फिशर होगा, समझ गए। चलिए आगे है जिंजीवाइटिस आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। जिंजीवाइटिस जो होता है यह इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स होता है, यानी इन्फ्लामेशन मसूड़ों का पर्दा होता है। आइटिस है तो वो इन्फ्लामेशन होगा ही होगा, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना,
पायरिया क्या होता है? तो पायरिया जो है यह एक, आप लोग सुने होइएगा कि इसे दांत में पायरिया हो गया है। तो यह दांतों को चारों ओर पाए जाने वाले टिश्यू की इन्फ्लामेटरी डिजीज है। यानी यह दांतों में लगने वाले एक इन्फ्लामेशन है, पायरिया है, ठीक है, जो दांतों को आपको खराब करता है। ठीक है, यह दांतों को आपको चारों ओर से क्या करेगा, ख़त्म करने लगता है जब आपको दांतों में यह लगता है पायरिया। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे आज 14 वर्ड 14 टर्म्स बताया। इसी प्रकार से डेली अलग अलग सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट का आएगा। जब चारों सब्जेक्ट हो जाएगा फिर से हम लोग जो है MSN 1 से शुरू करेंगे और इस सप्ताह में यही चलेगा, ताकि आपका नॉलेज भी हो। और पढ़ते हैं तो नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ते हैं, और जब नॉलेज के पर्पज़ से आप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। ठीक है ना। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नोट्स बनाइएगा, मैं पहले ही कहता हूँ, नोट्स चारों सब्जेक्ट का अलग अलग बनाइएगा विषय वाइज, और उसमें प्रॉपर तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जब जाएं तो सिर्फ ये कॉपी लेकर जाए और अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।